जो हमारे सतत विकास अ, के ऊपर जो हमारा क्या कहते हैं एड ऑन कोर्स है, उसका आज सेकंड डे है और हमारे बीच उपस्थित है हमारे महाविद्यालय की वनस्पति शास्त्र विभाग की सहायक प्राध्यापक डॉक्टर शैली अग्रवाल मैम। और आज का विषय है जैव विविधता एवं सतत विकास, जिस पर वो अपना व्याख्यान देने वाली हैं। तो समय ना गवाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ शैली अग्रवाल मैम को कि वे अपना व्याख्यान अब प्रारंभ कर सकते हैं। मैम आवाज आ रही है मेरी? यस हेलो। मैम। ओके थैंक यू। ओके थैंक यू मैम। सबसे पहले थैंक्स करूंगी मैं रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर को थैंक्स करना चाहूंगी, जो हमेशा ही हमें इनकरेज करते रहते हैं इस तरह के कार्यक्रम के लिए। इसके पश्चात मैं थैंक्स करना चाहूंगी कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर अमित भूषण सर को, प्रीति वैश्य मैम जो हमेशा ही कुछ इनोवेटिव करने के लिए कॉलेज में हमेशा तत्पर रहते हैं, मतलब हमेशा ही प्रयास करते रहते हैं कि कॉलेज में कुछ नया किया जाए और स्टूडेंट्स को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जाए। तो इसी कड़ी में आज का जो हमारा व्याख्यान है ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर, बायोडायवर्सिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैव विविधता और सतत विकास जो है आज का टॉपिक जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है। यानी कि ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि आज हर कंट्री जो है इस प्रॉब्लम को फेस कर रही है। हर देश में आज आप देख रहे हैं कहीं पर बाढ़ आ रही है ना? बिकॉज इट्स ऑल आर अबाउट सम ऑफ द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग। देखिए जैसे कि कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं पर क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है कि आइस जो है पिघलते जा रही है, लगातार पिघलते जा रही है और समुद्र का जल स्तर क्या है बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार आप कहीं देख रहे हैं कहीं पर चक्रवात आ रहे हैं, कहीं पर हीट वेव्स इतनी अधिक है, जो कि अमेरिका में आप देखेंगे हर साल आपको देखने को मिलती है। हीट वेव से कितने लोगों की जान माल का नुकसान होता है। तो इसी इसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, एक मिनट मैं आपको बताना चाहूंगी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो है 30th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1992 में ब्राजील में एक अर्थ समिट हुआ था। इसी पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर 1992 में ब्राजील में एक अर्थ समिट हुआ था, जिसमें कि सबसे पहले ये बात खुलकर आई थी कि हमारे यानी हमें हमें सारे देशों को मिलके जो है एक ऐसा गोल बनाना पड़ेगा, ऐसा गोल बनाना पड़ेगा जिससे कि पहली बार उसमें यह बात हुई थी कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी कुछ मिल सके, मतलब कि जो हम भी डेवलप करें और साथ साथ हमारी आने वाली पीढ़ियां भी डेवलप करें। आपने इसके पहले जो है वासरानी मैडम का लेक्चर सुना ही था, मैडम ने बहुत अच्छे से बताया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि क्या आप लोग बता पाएंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है, आपने कितना समझा? कोई बताना चाहेगा इसकी परिभाषा? एनी स्टूडेंट्स? पिछले लेक्चर में आपने जो सुना है उसको थोड़ा सा बताइए, क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? कोई नहीं बताना चाहेगा? देखिए 1992 में ब्राजील में जो अर्थ समिट हुआ था वो तो हुआ ही था, उससे पहले भी एक जो है इसकी कल्पना जो है संकल्पना कहा जा सकता है। तो ये सन 1972 में एक लिमिट्स टू ग्रोथ एक जो है एक जर्नल पब्लिश हुआ था, जो यह बताता था कि अर्थ में जो रिसोर्सेस हैं वो क्या है, सीमित है। मतलब कि हम इनफाइनाइट ग्रोथ नहीं कर सकते। हर जो हमारे पास रिसोर्सेस है, हमारे पास जो पानी है, जल है, इन्वायरमेंट है, क्लाइमेट है, ये सभी क्या है लिमिट्स में है। हमारे पास जो फॉसिल्स फ्यूल से आप समझते होंगे जो ईंधन है ना, जीवाश्म है। जीवाश्म कैसे बनता है? जीवाश्म जो है कई हजार वर्षों पहले
है ना, जो जीव मरे होंगे पृथ्वी पर। जीवाश्म कैसे बनता है? जैसे आप कोल लेते हो, ईंधन लेते हो, पेट्रोलियम जो हम उपयोग करते हैं, आज जो आप वाहन चला रहे हैं, तो ये सब हम किसकी देन है? जीवाश्म से, है ना? जीवाश्म का उपयोग करके, मतलब उससे जो फॉसिल फ्यूल्स, जो उससे जो फ्यूल्स ईंधन जो प्राप्त होता है, उससे हम ये सब चला रहे हैं। आज थर्मल, बड़े-बड़े थर्मल पावर प्लांट जो चल रहे हैं, ये किसकी सहायता से चल रहे हैं? इन्हीं जीवाश्म की सहायता से चल रहे हैं। इतनी इलेक्ट्रिसिटी आपको मिल रही है ना? तो इसमें हम कहाँ किसका यूज़ कर रहे हैं? लगातार इन्हीं ईंधनों का यूज़ कर रहे हैं। तो ये ईंधन जो है एक सीमित है, और ये बने कैसे हैं? ये कई हजार वर्षों में बने हैं। मतलब कि जब पृथ्वी में बहुत साल पहले क्या हुआ होगा, कोई कैलेमिटीज़ आई होगी या कोई डिज़ास्टर आया होगा, तब बहुत सारे जीव क्या हुए होंगे? दब गए होंगे पृथ्वी के अंदर, है ना? और बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है ये जो फ्यूल फॉर्मेशन होता है या फॉसिल फ्यूल का फॉर्मेशन होता है, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है ना? तो बहुत ही मुश्किल से क्या हुआ, फ्यूल, ये जो कोल्स हैं, जो आए दिन कॉलरियां खुलती हैं या कोल्स निकाले जाते हैं पृथ्वी से, है ना? तो ये एक सीमित मात्रा में है ना, जो भी हम मेटल्स ले रहे हैं या कुछ, इन सब की सीमाएं हैं। इसलिए ये 1972 में एक संकल्पना की गई थी, लिमिट्स टू ग्रोथ, मतलब कि हमारी ग्रोथ की क्या होनी चाहिए? लिमिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अंधाधुंध, या हम फर्नीचर बना रहे हैं, हम घर बना रहे हैं, लकड़ी का उपयोग कर रहे हैं, फॉरेस्ट के सामान का उपयोग कर रहे हैं, तो आप अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं और अपने आने वाली पीढ़ियों के बारे में हम कुछ नहीं सोच रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, इन सबकी एक क्या है, इन सबकी एक सीमाएं हैं, और हमको उसी में रह के इनका उपयोग करना होगा। एक और रिसर्च पेपर था इसके पहले, इनफाइनाइट लेवल, यानी कि जो यह बताता था कि हम इनफाइनाइट लेवल पर क्या है, रिसोर्सेज का यूज नहीं कर सकते हैं। इस रिसर्च पेपर का नाम क्या था? साइलेंट स्प्रिंग, जो कि रसेल कार्सन का एक रिसर्च पेपर था। इन्होंने भी इस बात को ये बताया कि इम्पैक्ट ऑफ पेस्टिसाइड्स क्या है। हम जैसे खेतों में बहुत अधिक क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स का उपयोग करते हैं। खेतों में हम बहुत अधिक मात्रा में पेस्टिसाइड्स का उपयोग करते हैं। इससे क्या होगा? हमें तो बेनिफिट होगा, है ना? उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादकता बढ़ेगी। इससे क्या, किसको लाभ होगा? प्रेजेंट जनरेशन को तो लाभ हो सकता है, पर हम आने वाली जनरेशन को क्या देंगे इसमें से? कभी आपने ये सोचा है? तो इन्हीं सब बातों पर जब गौर किया गया, है ना, जब बुद्धिजीवियों ने अपना जो है मनन किया इसका, तब ये समझ में आया कि हम अपने आने वाले, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ भी शेष नहीं छोड़ेंगे, है ना? तो यहाँ से ही शुरू होती है क्या, इसकी संकल्पना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की संकल्पना यहीं से जो है क्या हो जाती, शुरू हो जाती है। मतलब कि एक ऐसा विकास जो हमारी तो जरूरतों को पूरा करे, साथ ही आने वाली पीढ़ियों की भी जरूरतों को ध्यान में रखे, है ना? उनके हक को हम ना छीने, या उनके हक को हम ओवरलैप ना करें। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज दैट डेवलपमेंट that meets the need of present without compromising the ability of future generation। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सतत विकास क्या है? सतत विकास वह विकास है जो हमारी सारी जरूरतों को तो पूरा करे, है ना? which meets the needs of present without compromising the ability of future generation। यानी कि हमको कहीं भी फ्यूचर जनरेशन की एबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, हमको उनके लिए भी सोचना है। नहीं तो हम जल उपयोग किए जा रहे हैं, लगातार उपयोग किए जा रहे हैं, और अंत में क्या हो रहा है? पृथ्वी के नीचे जल की क्या हो गई? बहुत कमी हो गई। यानी कि अंडरग्राउंड वाटर लेवल लगातार क्या हो रहा है? घटता जा रहा है। अंडरग्राउंड वाटर लेवल क्या होता है? घटता जा रहा है। इसी प्रकार हम लगातार जो है क्या कर रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री चला रहे हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चला रहे हैं। इससे इतना पॉल्यूशन हो रहा है, क्या हो रहा है? जल प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है। तो क्या हम अपने आने वाली पीढ़ी को एक स्वच्छ इन्वायरमेंट भी नहीं देंगे? स्वच्छ जल भी नहीं रहेगा उनके पीने के लिए। पानी, जैसे आप लोग सोचते हो, आपके माँ बाप सोचे हैं, संपत्ति एकत्रित करते हैं, संपत्ति बनाते हैं कि भाई हमारा बेटा, कल को हमारा बेटा होगा, हमारी बेटी होगी, इसकी शादी करनी है, इसके लिए हमको कुछ पैसे जो है जोड़ने पड़ेंगे, है ना? तो ये तो हम अपने लिए सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में। इसी प्रकार एक हमारे भारत में शुरू से एक संकल्पना चल रही, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि ये पूरा संसार ही हमारा घर है। हमको ऐसा मानना होगा। क्या मानना होगा? संसार ही हमारा घर है। अगर हम ऐसा नहीं मानेंगे तो आप सोचिए, आप आने वाली पीढ़ियों को आप क्या देंगे?
आपके माँ-बाप सोचते हैं ना कि हमारा बेटा है तो इसको यहाँ हम एक घर बना लें, तो आने वाली पे हमारी बहू आके रहेगी, हमारा पोता यहाँ आके रहेगा। तो आप क्या दोगे? अगर आप अभी जो है इस पर ध्यान नहीं दिए हम, तो हम आगे क्या देंगे? ना स्वच्छ जल रहेगा उनके लिए, ना स्वच्छ वायु रहेगी। प्राण वायु के लिए भी उन्हें भटकना पड़ेगा, मशीन लेनी पड़ेगी, उससे शुद्ध होगी वायु। तो क्या हम यही छोड़ के जाएँगे? तो इसलिए इस पर सारी कंट्रीज ने मिलकर विचार किया और इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक गोल निर्धारित किया गया, है ना? तो इसमें देखेंगे, समझ में आ रहा है आप लोगों को? सुनाई दे रहा है? आप लोगों को सुनाई दे रहा है? हाँ जी मैम। हाँ, ठीक है। तो ये मैं कहना चाहूंगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो मेनली जो है थ्री पीस पर आधारित है। थ्री पीस क्या, कंसेप्ट ऑफ थ्री पीस जो है क्या है? आप सोचेंगे थ्री पीस क्या है? तो पहला पी जो है ये है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पीपल। पहला पी किसको निर्धारित करता है? पीपल को। दूसरा पी जो है ये किसको डिनोट करता है? प्लेनेट को। और तीसरा पी जो है किसको डिनोट कर रहा है? ये प्रॉफिट को भी डिनोट कर रहा है। तो पीपल मतलब पीपल से संबंधित हमारे सोशल एस्पेक्ट हैं। जैसे कि सोशल एस्पेक्ट में क्या हुआ आपका? जीरो हंगर, यानी कि कोई भी भूखा ना सोए, जीरो हंगर रहे, समझ गए? इसी प्रकार से सभी को अच्छी शिक्षा मिल सके, सभी को आवास मिल सके, तो इस सब को एश्योर कर रहा है फर्स्ट पी। सेकंड पी में हम बात करते हैं प्लेनेट की, यानी कि हम अपने पर्यावरण की बात करते हैं। सेकंड पी में हम किसकी बात करते हैं? अपने प्लेनेट की बात करते हैं कि हमारी हमारी जलवायु कैसी है, डिफॉरेस्टेशन, है ना? यानी कि हम अधिक से अधिक वन लगाए, शुद्ध वायु सब तक पहुंच सके, है ना? जल जो है स्वच्छ रहे, इसकी हम बात करते हैं। इसके अलावा जैव विविधता जो है बनी रहे, हमारे देश की जैव विविधता बनी रहे। आगे मैं बात करूंगी अभी जैव विविधता की, थोड़ा सा मैं इस पर बात कर फिर जैव विविधता पर भी जाऊंगी। इसकी बात करते हैं थर्ड पी की। तो थर्ड पी जो है ये किसको डिनोट करता है? प्रॉफिट को। प्रॉफिट मतलब कि ये इकोनॉमिक एक्सपेक्ट पर बात होती है। थर्ड पी की बात किस पर हो रही है? इकोनॉमिक एक्सपेक्ट पर, यानी कि हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी रहेगी तो हम जो है हम इन सब से बहुत जल्दी ओवरकम कर लेंगे। मतलब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ अगर अच्छी रही तो हम सतत विकास क्या होगा? जल्दी होगा, और सतत विकास में हम कामयाब रहेंगे इन गोल्स को अचीव करने में। कैसे? हम हर किसी को खाना दे पाएंगे, हर हर व्यक्ति तक खाना उपलब्ध करा पाएंगे, हर व्यक्ति को रोजगार दे पाएंगे। तो इस प्रकार से महिला सुरक्षा रहेगी, यानी कि महिलाएं सुरक्षित, ऐसा हम वातावरण दे पाए, सोशल एक्सपेक्ट दे पाए कि महिलाएं जो है अपने आप को सुरक्षित फील करें, है ना? जेंडर इक्वलिटी हो, इन सब की बात इन थ्री पीस में होती है। तो यहाँ जो हम थ्री पीस की बात मैंने बताया अभी, तो ये आपको समझ में आया? सूरज, दीपू कुमार, नत्तू, जी जी बताइए मैम। कौन से थ्री पीस की बात की मैंने अभी? आप जीरो लोग सुन हंगर रहे में। हैं? हाँ, तो ये देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? एक आइडिया है। तो इसी तारतम्य में एजेंडा 21 जो है एक एक्शनेबल प्लान था। हाँ, यानी कि सभी देश ने मिलके एजेंडा 21 डिसाइड किया। एजेंडा 21 क्या था? एक्शनेबल प्लान, यानी कि हमें आगे क्या करना है। हमें सिर्फ बोलने और सोचने से कुछ नहीं होगा, हमें इसके लिए क्या होगा? कदम उठाना होगा। जब भी हम जो है इस गोल्स को प्राप्त कर पाएंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त कर पाएंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर था वो 4 सेट में बेस्ड था। क्या एक्शनेबल प्लान तो जो था एजेंडा 21 का एक्शनेबल प्लान था वो 4 सेट पे बेस्ड था। तो इसका पहले सेट में आता आपका सोशल एनवायरनमेंट। दूसरा था कंजर्वेशन में हम जैसे कि अभी पहले बताए थे थ्री पीस। इसी प्रकार से एजेंडा 21 भी जो था ये 4 सेट पे बना हुआ था। पहला सेट था सोशल एनवायरनमेंट, दूसरा सेट था आपका कंजर्वेशन पर, तीसरा सेट था पीपल्स, और चौथा सेट था एनजीओ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। इन सबको जो है इस पर शामिल किया गया। तो सोशल एनवायरनमेंट में हम देख रहे थे कि कोई भी यानी कि पॉवर्टी ना हो। पॉवर्टी मतलब कि
गरीबी रेखा के नीचे में, यानी कि कम से कम अभी बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर लोग क्या है, बहुत गरीब हैं। 100 रुपए इनकी प्रतिदिन की आय नहीं है। ऐसे देश हैं जहां लोगों की क्या है, 100 रुपए प्रतिदिन की आय भी नहीं है। यानी कि वह सीधी सी बात अगर हम करें तो ये है कि लोग क्या है, अपना डेली का खाना नहीं, रोजगार यानी कि जीवन यापन उनका नहीं हो पा रहा है। गरीबी रेखा के नीचे हैं लोग कई देशों में, उनको पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। इसी प्रकार से हंगर, भुखमरी बहुत अधिक है ना। अफ्रीकन देशों में आप जाएंगे तो वहां देखने को मिलेगा आपको बहुत अधिक भुखमरी है ना। लोग जो हैं ठीक से कुपोषण का शिकार हैं, बच्चे महिलाएं कुपोषण का शिकार हैं। इसके बाद है एजुकेशन नहीं है। कई देशों में आप देख रहे हो एजुकेशन की हालत बहुत खराब है। अभी इंडिया में तो बहुत अच्छी हो चुकी है, पर अभी भी कई देश ऐसे हैं जहाँ एजुकेशन के मामले में वो बहुत पीछे हैं। तो पहला जो सेट है, इसमें हमको इसको अचीव करना है। किसको अचीव करना है? सोशल एनवायरनमेंट को अचीव करना है। हाँ, यानी कि हमको पॉवर्टी, हंगर, एजुकेशन, इन सब पे हमको क्या करना है, इन सब पर ध्यान देना और ऐसी पॉलिसीज बनानी है। और जो भी देश है, डेवलपिंग कंट्रीज है या डेवलप्ड कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज में तो ऑलरेडी ये सब हो चुका है। तो डेवलपिंग कंट्रीज जो है, तो उधर की गवर्नमेंट को इन सारे स्टेप्स पर क्या होगी, पॉलिसीज बनानी होगी। सबसे पहले इन पर ध्यान देना होगा। इसके बाद है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन में हम बात कर रहे हैं क्या, एनवायरमेंटल पोल्यूशन की, डिफॉरेस्टेशन की, इन सब की बात करते हैं, है ना। तो देखिए मैं एक चीज स्लाइड एक शेयर करना चाहती हूँ। स्लाइड देखिए, 1 मिनट बताइएगा। आपको स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन में? क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन में? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको दिखाई दे रहा है। हाँ, तो आप इसमें से देखेंगे हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको बता दीजिए 1 मिनट। कंजर्वेशन की बात कर रहे थे हम, ठीक है। तो हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं? हम कंजर्व कर सकते हैं हम जैसे कि सोलर एनर्जी पर वर्क करके। कंजर्वेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं? सोलर एनर्जी पर वर्क करके, ठीक है। क्या होगा, जैसे कि हम फॉसिल फ्यूल से अभी इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, वो किसके थ्रू यूज कर रहे हैं? कोल के थ्रू। थर्मल एनर्जी पावर प्लांट से हम जो है इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करते हैं। अगर इसके जगह हम इस पर निर्भर ना होकर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस पर जो है, अगर हम अपने आप को क्या कर लेंगे, आश्रित कर लेंगे, तो इससे क्या होगा, हम एनवायरमेंटली और फाइनेंशियली क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इन्वायरमेंटली और फाइनेंशियली हम क्या हो जाएंगे, सोलर एनर्जी पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। इससे क्या हो जाएगा, हमारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो है उनकी क्या हो जाएगी, इस प्रकार से बचत होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं सोलर एनर्जी जो है, इसमें दिख रहा है आपको स्क्रीन में सोलर एनर्जी? हेलो, यस मैम। हाँ, तो इसमें देखिए, हाँ, तो इस प्रकार से आप देख रहे हो, अगर हम सोलर पैनल लगा रहे हैं घरों में, हम जो इलेक्ट्रिसिटी, या कोई संस्थान है, हम यानी कि कोई अगर गवर्नमेंट ऐसी इनिशिएटिव लेती है कि हमारे देश में जितने भी बड़े बड़े संस्थान हैं, क्योंकि संस्थानों में क्या होता है, बिजली की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है और 24 घंटे बहुत, या कोई इंडस्ट्रीज है, इधर क्या होता है, बिजली का बहुत उपयोग होता है और लगातार बिजली का उपयोग होता है। तो इसके लिए हम सोलर अगर पैनल लगवा लेते हैं, है ना, इंस्टीट्यूशन पर, ऐसा इनिशिएटिव कुछ हर इंस्टीट्यूशन अगर ऐसा इनिशिएटिव लेते हैं, तो इससे क्या होता है, हम बहुत मात्रा में क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स का क्या कर लेते हैं, बचत कर लेते हैं। और सिर्फ बचत ही नहीं होती फॉसिल फ्यूल की, इससे आप देखेंगे कि फॉसिल फ्यूल की बचत होने के अलावा जो है पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट भी मिलता है हमको, क्योंकि हम कौन सी इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं, हम सोलर एनर्जी का यूज कर रहे हैं। तो इसमें पोल्यूशन क्या है, 0 है। तो इस प्रकार से हमें जो है क्या हो रहा है, दो एडवांटेज है। दूसरा हम देखेंगे विंड एनर्जी।
हम इलेक्ट्रिसिटी को अगर विंड एनर्जी के माध्यम से भी जनरेट कर सकते हैं, जैसे जहां अगर सोलर की दिक्कत है, अगर हम एक आध ऑप्शन और लेके चले तो हम विंड एनर्जी को भी ले सकते हैं। आपको दिख रहा है स्क्रीन में Yes, जी ma'am. विंड एनर्जी? जी, तो इट इज अनदर रेडली अवेलेबल विंड एनर्जी सोर्स, यानी कि विंड एनर्जी से भी जो वायु पवन चक्की जो है, इन्हें लगा के हम क्या हो सकते हैं, पावर का जनरेशन कर सकते हैं, और इससे भी हम क्या कर सकते हैं, फॉसिल फ्यूल का बचत कर सकते हैं। दूसरा है क्रॉप रोटेशन। अगर हम क्रॉप रोटेशन क्या होता है, फसलों को चेंज करना। आप लोग तो जानते होंगे, जो भी कृषि से जुड़े होंगे वो जानते होंगे कि क्रॉप को हमेशा क्या होता है, रोटेशन करके लगाते हैं, तो हमें उत्पादकता इससे क्या होती है, बढ़ती है। इससे क्या होती है, उत्पादकता। जैसे आप अभी कुछ फसल बोए और कुछ समय बाद आपने क्या कर दिया, दूसरी फसल बोई। एक मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। ये डायग्राम आपको दिख रहा है स्क्रीन में, क्रॉप रोटेशन प्लान? यस हाँ, दिख रहा है आपको क्रॉप रोटेशन प्लान? जी मैम। हाँ, तो इसमें आप देख रहे हो कि अगर आप अपने खेतों में बदल बदल कर क्रॉप जो है लगा रहे हो, बदल बदल कर क्या हो रहा है क्रॉप, तो इससे क्या होता है, फर्टिलिटी बढ़ती है और पेस्टिसाइड्स का खतरा भी नहीं रहता। देखिए, अगर आप पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं अपने खेतों में, अगर आप पेस्टिसाइड्स का उपयोग करेंगे तो क्या होगा, इससे बायोमैग्निफिकेशन का खतरा बढ़ता है। बायोमैग्निफिकेशन क्या है? पहले पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, छोटे छोटे जीवों पर जाते हैं। जैसे वर्षा का जल आया और ये क्या हुआ, खेतों से पेस्टिसाइड को बहा के ले गया, और ये कहाँ एकत्र हो गया, जाके नदी तालाब पोखरों में इकट्ठा हो गया। उधर जो जीव हैं वो क्या हुआ, उस पेस्टिसाइड को कंज्यूम कर लिए। उस पेस्टिसाइड को कंज्यूम कर लिए छोटे छोटे जीव, और उस छोटे जीव को क्या हो गया, बड़े जीव उसका कंजम्पशन किए, है ना। बड़े जीव कंजम्पशन किए तो वो क्या, उनसे छोटे जीव से कहाँ पहुंच गया, बड़े जीव में पहुंच गया। उसके बाद बड़े जीव से और जो टर्सरी कंज्यूमर होंगे, तृतीय उपभोक्ता होंगे, तो वो उनको कंज्यूम करेंगे। तो इससे क्या होगा, ये मैग्निफिकेशन हो रहा है ना पेस्टिसाइड्स का, तो ये बहुत हानिकारक है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। तो इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सॉरी, ये तो मैं बता दी हूँ 3 Ps का। एक इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी प्रिंसिपल क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। प्रिंसिपल क्या है वो देखिए। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, वो किस पर डिपेंड है, रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर कम्युनिटी ऑफ लाइफ। यानी कि लाइफ जो है ना, उसकी रिस्पेक्ट करनी होगी हमको, उसकी केयर करनी होगी, है ना। कम्युनिटी लाइफ पर हमको क्या होगा, फोकस करना होगा। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए। कंजर्व द अर्थ वाइटैलिटी एंड डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी क्या होती है, अर्थ की वाइटैलिटी और डाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे करेंगे, इसी से एक टर्म आता है बायोडाइवर्सिटी, है ना। इसी से एक टर्म्स आता है बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में अब मैं आपको बताना चाहूंगी, जैव विविधता। आपने कभी ये शब्द सुना है डियर स्टूडेंट? प्लीज बताइए, प्लीज बताएंगे। जी मैम। जैव विविधता के बारे में आपने सुना है? बता पाएंगे जी। जैव विविधता क्या है? देखिए, मैं बताती हूँ आपको। जैव विविधता क्या है, जीवों की विविधता, है ना। एक पर्टिकुलर टाइम में, पर्टिकुलर प्लेस में जितने अधिक जीव उपस्थित होंगे, वो क्या कहलाएगी, वहां की जैव विविधता। जैसे कि आपका एक फार्म हाउस है ना। आपके फार्म हाउस में क्या है, आपने भेड़ पाल रखे हैं, है ना। आपके फार्म हाउस में क्या है, आपने भेड़ पाल रखे हैं, तो आपके 1000 भेड़ हैं। और आपके दोस्त का जो फार्म हाउस है, तो वहां क्या है, वहां उनने पाल रखे हैं, भेड़ भी पाल रखा है, उनने कुत्ते भी पाल रखे हैं, उनने पिग्स भी पाल रखे हैं, इसके अलावा उनने गोट भी पाल रखा है, मुर्गी भी पाल रखी, बतख भी पाल रखी है। तो डाइवर्सिटी कहाँ अधिक हुई, कहाँ अधिक होगी डाइवर्सिटी? स्वाभाविक सी बात है, जहाँ जीव जो है ज्यादा स्पेसीज जहाँ निवास कर रही है, वहां क्या होगी, डाइवर्सिटी ज्यादा होगी। इसी प्रकार हमारे अर्थ में होता है, इसी प्रकार हमारे अर्थ में है। धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, हम शहरीकरण कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है,
हम जो है अपनी जैव विविधता को क्या हो रहा है, खो रहे हैं। क्योंकि हम जब जंगल को काटते हैं तो उससे क्या होता है, जब जंगल कट रहे हैं तो जीव क्या हो रहे हैं, जीव को आवास के लिए या मेटिंग के लिए क्या हो रहा है, कम आवास मिल पा रहा है। आवास की उपलब्धता क्या हो रही है, कम हो रही है जीवों के लिए। और कम होने की वजह से क्या हो रही है, कई जातियां विलुप्त हो रही हैं। या हम क्या हो रहा है, जंगल है और बीच से हम सड़क निकाल दिए हैं, जंगल के बीच से। इससे क्या हो रहा है, जंगल के बीच से आप सड़क निकाल दिए हो, आपका घर बना हुआ है, आपके घर के बीच से कोई सड़क निकाल दे तो आपको कैसा लगेगा, ये बताइए। हाँ, डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा। तो जंगल भी इसी प्रकार से उनका क्या है, आवास है। जंगल क्या है, जीवों का आवास है। वहां उनकी सारी क्रियाकलापें हो रही हैं। और जब हम क्या हो रहा है, जब हम वहां से गाड़ी या वाहन निकालते हैं, या हम अर्बनाइजेशन के नाम पर वहां से रोड निकाल दे रहे हैं, है ना, तो ये क्या हो रहा है, आधे जीव इस तरफ हो गए, आधे जीव उस तरफ हो गए। यानी कि क्या हो गया, डिफ्रेगमेंटेशन हो गया। क्या हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया। फ्रेगमेंटेशन हो गया तो एक जगह के जीव, एक पार्ट के जीव दूसरे पार्ट के जीव से नहीं मिल पा रहे हैं, है ना, तो वो सीमित रह गए उतने में। और धीरे धीरे करके इस प्रकार से क्या हो रहा है, उनकी जो है मेटिंग क्षमता में कमी आ रही है। और उससे क्या हो रहा है, और धीरे धीरे विविधता भी घटती जा रही है। विविधता किस लिए घटती जा रही है, हम लगातार वनों की अंधाधुंध क्या हो रही, कटाई कर रहे हैं। लगातार वनों की क्या कर रहे हैं, अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, जिससे कि क्या हो रही है, विविधता हमारे नष्ट होते जा रही है। आपको पता होगा, आपके आसपास के क्षेत्र में अमरकंटक जो है क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है। यानी कि हम, आपको गौरव करना चाहिए कि हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, यह बायोडाइवर्सिटी रिच क्षेत्र है। कैसा है, बायोडाइवर्सिटी रिच क्षेत्र है। और यहाँ जितने भी जो है पॉलिटिकल नेता हैं या कुछ भी, मैं कहना चाहूंगी कि इनको आगे आना चाहिए और इनको सेव करना चाहिए। क्योंकि हम बहुत ही डाइवर्सिटी रिच एरिया में है। जैसे कि आप पासी में बांधवगढ़ देख रहे हो, ये भी डाइवर्सिटी रिच एरिया है। यानी कि कुल मिला के हमारा क्षेत्र जो है, और बहुत ही बायोडाइवर्सिटी रिच क्षेत्र है। और हमें ये विविधता क्या होगी, बचानी होगी। बचानी कैसे होगी, आपके गांव घर देहात में जितने भी प्रकार के प्रजातियों के अलग अलग पौधे हैं, है ना, उनको संरक्षित करना पड़ेगा। ओवर ग्रेजिंग, यानी कि हम जो है अपने पशुओं को ले जा रहे हैं और चारा चरवाने, और क्या हो रहे हैं, कई अच्छी प्रजातियां भी उससे क्या हो जा रही हैं, नष्ट हो रही है। तो हमें ग्रेजिंग करवाते वक्त भी क्या होगा, ध्यान देना होगा कि हम कहाँ ग्रेजिंग करवा रहे हैं, क्या वो ग्रेजिंग करने वाली जगह है या नहीं है। इस प्रकार से हमें जो है अपनी विविधता को बनाए रखना है। विविधता सिर्फ इसलिए नहीं, आप देख रहे हो भारत जो है वैसे भी क्या होता है, जैविक विविधता के साथ साथ सांस्कृतिक विविध देश भी है। भारत जो हमारा है, जैविक विविध के साथ साथ सांस्कृतिक विविध देश भी है। तो जो मैं 4 एस्पेक्ट की बात कर रही थी, सोशल, एनवायरनमेंट, कंजर्वेशन, तीसरा मैंने बोला था पीपल। तो पीपल जो है, इसमें हमको इन्हीं विविधता को ध्यान में रखना है। ट्राइब्स जो हैं, जो जनजाति है ना, अनुसूचित जाति जनजाति, तो इनकी जो कला है, इनकी जो संस्कृति है, हमें ये क्या है, संरक्षित करके रखनी है। आप में से कई लोग इस क्या है, इस कम्युनिटी को बिलोंग करते होंगे, तो क्यों नहीं आप पहल करते हैं कि हम अपनी कम्युनिटी का संरक्षण स्वयं करेंगे। आप पढ़े लिखे हो, बुद्धिजीवी हो, आप बनिए, क्या आप जो है लीडर बनिए अपने कम्युनिटी के, है ना, उनको लीड करिए अपनी कम्युनिटी को, और उनको समझाइए कि ये जो है विविधता नष्ट नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा, विविधता किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से वुमेन्स, फार्मर्स को हमें जो है, फार्मर्स जो हैं इनको बचाना होगा। वुमेन्स जो है, महिलाओं के अधिकार, महिलाओं का सशक्तिकरण, इन बातों पर भी आपको ध्यान देना होगा, है ना। आपने आसपास देखना होगा कि कहीं कुछ महिलाओं से कुछ गलत तो नहीं हो रहा, क्या उनके साथ भेदभाव, जेंडर इनइक्वलिटी तो नहीं हो रही, कहीं आपके घर में नहीं हो रही। आपको अपने घर, अपने पड़ोस, अपने देखिए, हम देश की बात कर रहे हैं। देश तो जब ही बनेगा ना, जब आप अपने आसपास ध्यान देंगे, अपने घर का ध्यान देंगे, अपने कॉलोनी का ध्यान देंगे और अपने गांव का ध्यान देंगे। इसी से तो मिलके देश बनेगा। तो क्यों ना हम सब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले उसकी, तभी जो है हम इस ओर जो है आगे बढ़ सकते हैं और इन गोल को प्राप्त कर सकते हैं।
ठीक है। चौथा था इसमें एनजीओ कम्युनिटी का जो है पार्टिसिपेशन। चौथा जो था इसमें क्या था, एनजीओ जो कम्युनिटी है इसका भी जो है पार्टिसिपेशन है, यानी कि एक समूह ऐसा सामाजिक जो है कम्युनिटी ऐसे बने, एनजीओज हो या कोई ऐसी कम्युनिटी जो पूरे कम्युनिटी पर वर्क करे। ठीक है, इस प्रकार से आपको मिलजुल कर, जैसे आप लोग स्टूडेंट्स ऐसी कोई कम्युनिटी बनाओ और इस प्रकार से जागरूकता, जैसे हम लोग एनएसएस में तो करते ही हो आप लोग कॉलेज में, है ना, इसी प्रकार से आप गांव में भी एक कम्युनिटी बना सकते हो इस प्रकार से, और अवेयरनेस जो है अवेयरनेस के लिए काम कर सकते हो। आप अपनी एनजीओ बना सकते हो, एनजीओ के थ्रू आप अवेयरनेस जो है ला सकते हो लोगों में। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कंजर्व द अर्थ वाइटैलिटी एंड डाइवर्सिटी पर हमने बात की। इसके बाद है मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से स्रोत कहलाते हैं? ऐसे स्रोत जो हमें पुनः प्राप्त नहीं हो सकते, नॉन रिन्यूएबल, है ना, उनको रिन्यू नहीं कर सकते हम, इसलिए वो कैसे स्रोत हो गए? नॉन रिन्यूएबल हो गए स्रोत। तो इनका जो है, इनकी डिप्लीशन यानी कि जो इनका जो पतन हो रहा है, यानी कि ये जो खत्म हो रहे हैं ये सब रिसोर्सेज, इनको हम क्या करना है? मिनिमाइज करना है। कीप विद इन द अर्थ कैरिंग कैपेसिटी। अर्थ की कैपेसिटी कितनी, कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, उसको ध्यान में रख के हमको अपना डेवलपमेंट करना है ना। ऐसा नहीं कि आप डेवलपमेंट किए जा रहे हैं और हमारे आसपास के पूरे जीव नष्ट हो गए। पूरे जीव, अगर हमारे आसपास के जीव प्रभावित होंगे तो कभी ना कभी हम भी प्रभावित होंगे, क्योंकि हम इस इकोसिस्टम में जी रहे हैं। और इकोसिस्टम क्या है? पारिस्थितिक तंत्र के बारे में आपने सुना होगा। पारिस्थितिक तंत्र में हर एक जीव जो है, पारिस्थितिक तंत्र में हर एक जीव जो है दूसरे जीव पर क्या है? आश्रित है। हर एक जीव क्या है? दूसरे जीव पर आश्रित है। तो अगर ये एक कड़ी की तरह बनते हैं, यानी कि पहले उत्पादक को जो कंज्यूम कर रहे हैं वो क्या होंगे? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता पर जो अपने भोजन के लिए डिपेंड है वो क्या कहला गया? सेकेंडरी उपभोक्ता। और सेकेंडरी उपभोक्ता को जो भोजन के रूप में लेते हैं वो तृतीय उपभोक्ता। इस प्रकार से अपना इकोसिस्टम पूरा जो एक चैन रूप से बना हुआ है, एक नेटवर्क। अगर इसमें एक जीव भी क्या हो रहा है? अगर नष्ट हो जा रहा है, आप कल्पना कीजिए, आप मर्जी की कल्पना कीजिए, अगर सॉरी अभी स्क्रीन में शो हो रहा है कुछ आपको? हेलो जी क्या हो रहा है? हाँ ठीक है, तो ये मैं इकोसिस्टम के बारे में बता रही थी। इकोसिस्टम में हर जीव एक दूसरे, यानी कि हम एक कड़ी से जुड़े हैं। हर जीव एक दूसरे जीव पर क्या है? एक कड़ी के थ्रू क्या है? जुड़ा हुआ है। अगर जिस प्रकार से आप जंजीर देखते हैं उसमें एक भी कड़ी जो है अगर टूट जाती है तो वो जंजीर क्या हो जाती है? पूरी की पूरी जंजीर टूट जाती है। इसी प्रकार से हर जीव एक कड़ी है इस इकोसिस्टम में। ठीक है, अगर कोई जीव जो है इससे खत्म होता है या विलुप्त हो जाता है तो पूरे का पूरा इकोसिस्टम जो है क्या होता है? प्रभावित होता है। पूरा का पूरा इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित होता है। इसके बाद हम बात करेंगे जी, ठीक है, इसके बाद मैं बात करूंगी मेजरेबल गोल्स की। ठीक है, सारे कंट्रीज ने मिलकर फिर ये डिसाइड किया कि हमें कुछ माइलस्टोन रखने पड़ेंगे, जिससे कि हमें पता चले, माइलस्टोन से हमें क्या पता चलेगा? हमने अपने कितने गोल्स पाए। ठीक है, तो मिलेनियम 2000 के नाम से 15 जो है टारगेट जो है इसमें जो लिए गए, मिलेनियम 2000 में जो है 15 टारगेट जो है इसमें लिए गए। 2000 से 2015 तक के बीच में हमें ये गोल्स प्राप्त करने थे। इसके कितने टारगेट थे? इसमें 15 टारगेट थे। इसको हम क्या कहते हैं? मिलेनियम सस्टेनेबल गोल। इसको क्या कहते हैं? एमडीजी के नाम से ये जाने जाते हैं। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना, तो सबसे पहले 2000 में इसी प्रकार का एक माइलस्टोन जो है रखा गया, माइलस्टोन्स बनाए गए कि हमें ये गोल्स प्राप्त करने हैं। इस प्रकार से 15 टारगेट थे
हमारे MDG में, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में, ठीक है। तो ये हमें प्राप्त करने थे, किससे? 2015 तक प्राप्त करने थे, तो इसको हम बोलते थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। और इसी प्रकार 2015 से 2030 तक जिन गोल्स को प्राप्त करना था, 2015 से 2030 तक जिन गोल्स को प्राप्त करना था, इनको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इनमें जो है कुल मिला के कितने थे? इसमें 189 टारगेट्स रखे गए थे और गोल्स इसमें 17 थे, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नाम से जान रहे हैं। इनकी नींव कब रखी गई? 2015 से 2030 के जो टारगेट रखे गए, जिस प्रकार से आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हो, है ना, एक शहर से दूसरे शहर आपको कई सारे माइलस्टोन मिलते हैं ना, तो आप बोल सकते हो कि हम इतने किलोमीटर पार कर लिए, हम 50 किलोमीटर जो है कवर कर लिए, इतना कवर कर लिए। तो इसी प्रकार से ऐसे गोल्स रखे हुए, यानी कि जो है कमेटी ने इस गोल्स बनाए। इसमें 189 टारगेट्स थे और 17 गोल्स थे। इनको हम क्या कहते थे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अच्छा, मैं ये बताना चाहूंगी कि इनमें डिफरेंस क्या था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। आप बोलेंगे अंतर क्या है? आपको समझ में आया मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बारे में जो मैंने बताया अभी? मैम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए उसे। हाँ, देखिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो है ना, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है, ये कमेटी के द्वारा जो रियो समिट में जो कमेटी बनी थी, उसके द्वारा उनके द्वारा डिसाइड किए गए ऐसे कुल 15 टारगेट ऐसे रखे गए जो हमें प्राप्त करने थे 2015 से पहले। 2015 से पहले हमें इन टारगेट्स को क्या करना था? प्राप्त करना था। इसके 8 ऑब्जेक्टिव थे। क्या थे? 8 ऑब्जेक्टिव थे जो हमें 2015 से पहले प्राप्त करने थे। सर्वर की लेना, तुम क्या कर रही हो? 2015 से पहले प्राप्त करने थे। इसी प्रकार जो 2015 से 2030 के बीच, 2030 के बीच जो गोल्स प्राप्त करने थे, यानी कि इस अवधि में जो गोल्स प्राप्त करने थे, उनको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और 2000 से 2015 के बीच में जो गोल प्राप्त करने थे, हर कंट्री को क्या दिया गया? गोल्स दिए गए। हर कंट्री को क्या दिया गया? गोल्स की आपको इतने गोल्स जो है अचीव करने। इसकी क्या होती है? रैंकिंग होती है, विश्व में रैंकिंग होती है कि किस कंट्री ने कितने गोल्स प्राप्त कर लिए हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कौन सा कंट्री कहाँ पर रैंक कर रहा है, यानी कि कहाँ पर उसकी स्थिति है, वो कहाँ पहुंचा है, किस गोल्स पर, ठीक है। तो इसको हम बोलते थे SDG। लेकिन हमारी अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो ये ग्रोथ इतनी स्लो है। अभी हम कहाँ हैं? बीच में है, 2023 में अभी हम है, लेकिन हमारी ग्रोथ रेट इतनी धीरे है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कि अभी जो आंकड़े आए हैं उससे यह लग रहा है कि 2078, यानी कि कम से कम 50 साल और अधिक लगेंगे हमें इन गोल्स को प्राप्त करने में। यानी कि हम क्या हो गए? पीछे हो गए। हमने जो डिसाइड किया था कि हमें 2005 तक हमको ये लक्ष्य प्राप्त करना है, वो हम 2030 तक हमको जो लक्ष्य प्राप्त करना है, वो हम 2030 में वो लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और क्यों नहीं प्राप्त कर पाएंगे? इसलिए नहीं प्राप्त कर पाएंगे क्योंकि हमारी जो हमने डिसाइड किया है, या जो हमने ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, वो बहुत स्लो चल रहे हैं, समझ रहे हैं? तो ये हमें 50 साल और लगेंगे इनको प्राप्त करने में। जो भी हमने टारगेट बनाए इनको 50 साल और लगेंगे। लेकिन फिर भी इंडिया की प्रोग्रेस अगर वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में देखी जाए तो इंडिया जो है काफी कुछ जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और इंडिया के लिए ऐसा कहा गया है कि ये कम से कम 2060 तक जो है इंडिया अपने गोल्स को प्राप्त कर लेगा, इंडिया अपने गोल्स को अचीव कर लेगा। मतलब हमारी रैंकिंग काफी अच्छी है अगर इस बात में देखा जाए तो, कि हम काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं और लगातार जो है इस पर हम प्रयास जो है करते जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारी अभी विश्व में रैंकिंग थी 117। अगर इंडिया की बात की जाए तो विश्व में अभी हमारी रैंकिंग क्या आ रही थी? 117। लेकिन अभी हम
3 पायदान और पीछे हो गए हैं और हमारी रैंकिंग कहाँ पहुंच गई है, 120 पर आ गए हैं। अब हम 117 से कहाँ रैंकिंग में आ गए हैं, 120 पर आ गए हैं, यानी कि हम थोड़ा सा पिछड़ गए हैं। क्या हो गया, हम थोड़ा सा पिछड़ गए हैं। इसी प्रकार से एसडीजी स्कोर, यानी कि स्कोर दिया जाता है हर कंट्री को, क्या दिया जाता है, स्कोर दिया जाता है। तो हमारा एसडीजी स्कोर जो है, हमारे इंडिया का एसडीजी स्कोर क्या है, 66 आउट ऑफ 100 जो है एसडीजी स्कोर हमारे इंडिया का कितना है, 66 है ओनली। इसी प्रकार जो हमारे भारत में एक नीति आयोग बना, आप लोगों को तो जानकारी होगी, आप लोग आर्ट्स के सभी स्टूडेंट्स हैं। जी मैम। तो नीति आयोग के बारे में आप जानते मैम होंगे 66.8 है। जी, 66.1 है हाँ स्कोर इसका 66, एसडी। हाँ जी जी। तो नीति आयोग ने जो है रैंकिंग की, स्टेट्स की अब रैंकिंग की, अभी ये हमारी वर्ल्ड रैंकिंग थी, इसी प्रकार ने नीति आयोग ने स्टेट्स की रैंकिंग की। और स्टेट्स की रैंकिंग की तो इसमें टॉप में रहने वाले स्टेट्स कौन थे, केरला, तमिलनाडु, गोवा, उत्तराखंड, ऐसे कुछ स्टेट्स थे जो टॉप रैंकिंग में आ रहे थे, मतलब सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एसडीजी गोल्स पर। और जो सबसे लो परफॉर्म कर रहे हैं या नॉन परफॉर्मिंग जो हाँ जी, बिहार। हाँ जी, बिहार और झारखंड, ये नॉन परफॉर्मिंग जो है, नॉन परफॉर्मिंग क्या कहा जाए, स्टेट्स में आ रहे हैं। ठीक है, तो भारत में नीति आयोग ने इसके 5 सेट ऑफ गोल्स रखे। आप लोगों को पता होगा, बताइए मुझे कौन कौन से 5 सेट ऑफ गोल्स को डिसाइड किया गया भारत सरकार के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, प्लीज टेल मी समवन। जी मैम ये तो नहीं पता अभी। हाँ ये जी, नहीं बताइए। मालूम है। नहीं मालूम है, चलिए मैं नहीं। बताती हूँ। सबसे पहला है सशक्त भारत और सबल भारत। सबसे पहला क्या है, सशक्त भारत, सबल भारत। सशक्त भारत कब बनेगा, सबल भारत कब बनेगा, जब हम जो है हंगर पर, हाउसिंग पर, है ना, इसी प्रकार से पॉवर्टी पर, इन सब पर विजय पा लेंगे या इस दिशा पर काम करेंगे, तो हम जो है इस गोल को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा था इसमें क्लीन एंड हेल्दी इंडिया, क्लीन इंडिया, हेल्दी इंडिया, जिस पर काम लगातार हो रहा है, आप लोगों के कॉलेज में भी हो रहा है लगातार। एनएसएस के थ्रू जो है इस दिशा में कार्य किया जा रहा है, क्लीन एंड हेल्दी इंडिया पर। और इसके थर्ड सेट ऑफ गोल था समग्र भारत और सक्षम भारत। समग्र भारत और सक्षम भारत। समग्र भारत और सक्षम भारत में जो है आप देख रहे हैं आधार कार्ड बनवाया जा रहा है ना, पेपरलेस वर्क हो रहे हैं, आपके कॉलेज में भी हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में भी जो कार्य हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, पेपरलेस, यानी कि बिना पेपर के काम किए जा रहे हैं। ये सब इसी दिशा पर हम कह सकते हैं कि काम चल रहा है, समग्र भारत और सक्षम भारत की ओर। फिर अगला है हर किसी का बैंक अकाउंट, जो है आपने अभी देखा नोटबंदी हुई थी और ये कोरोना पीरियड में भी देखा, हम क्या हो गया, बहुत ज्यादा सशक्त हुए हैं। कैसे, हर किसी का क्या है, अब जीमेल, हर किसी का अकाउंट है, और इसके बाद जो है बैंक में भी अकाउंट है। तो इस प्रकार से हम क्या हो रहे हैं, सक्षम बनते जा रहे हैं, है ना। ऑनलाइन भी हमें सारी सुविधाएं ऑनलाइन भी प्रोवाइड मिल रही हैं। तो इस प्रकार से अगला हम देखेंगे सतत भारत, सनातन भारत। अगला जो सेट ऑफ गोल्स है क्या है, सतत भारत, सनातन भारत। उसके बाद पांचवा सेट ऑफ इनिशिएटिव जो लिया गया है वो है संपन्न भारत और समृद्ध भारत। फिफ्थ सेट ऑफ इनिशिएटिव क्या है, संपन्न भारत और समृद्ध भारत। संपन्न भारत और समृद्ध भारत कब बनेगा, जब हमारे इकोनॉमिकली हम क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, समझ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, संपन्न भारत और समृद्ध। ये सभी इनिशिएटिव हैं जो नीति आयोग के द्वारा जो है डिसाइड किए गए हैं, हमारे भारत सरकार के द्वारा डिसाइड किए गए हैं, और लगातार इन पर जो है कार्य किया जा रहा है, लगातार इन पर कार्य किया जा रहा है। ठीक है, तो हम भी इस पर क्या कर रहे हैं, हम भी प्रयास करें, इस दिशा पर कार्य करें जितना हमसे हो सके, जिससे कि क्या हो, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जल्द से जल्द क्या हो सके, प्राप्त कर सकें। और हम जो है लिमिटेड पीरियड, यानी कि जो गोल तय किए गए हैं लिमिटेड समय में, उसमें अचीव कर लें। इस दिशा पर हमें प्रयास लगातार करते रहना चाहिए। ठीक है,
और किसी को कोई इस टॉपिक पर कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, जो मैंने अभी बताया। कोई सवाल पूछना है? जी सर बताए। यदि आप चाहें तो कोई सवाल पूछ सकते हैं, या कोई चीज ना समझ में आया है तो वो बताइए। हाँ जी मैम। आप लोगों को मैंने जैव विविधता के बारे में बताया। जैव विविधता आपको समझ में आई? क्या है जैव विविधता हमारी, इसे कैसे कंजर्व किया जा सकता है? जी मैम, जीवों का भी बताइए, पर्यावरण को सुरक्षित करके इसको संरक्षित किया जा सकता है। जी जी, तो आप लोग इस पर प्रयास करेंगे या नहीं करेंगे? ठीक है, हमारे करेंगे कॉलेज जरूर में। मैम। जी जी बिल्कुल, आपको अपने अपने जो भी क्षेत्र है, आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उसका कल्चर भी आपको क्या करना है, कंजर्व करना है। और साथ साथ जो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी है ना, उसको भी हमें कंजर्व करना है। इस विषय पर हमें काम करना है। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। आप लोग अच्छा परफॉर्म करें और एग्जाम्स भी आने वाले हैं आप सभी के, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। अमित सर। अच्छा, लगता है किसी ने से नहीं सर, हेलो। धन्यवाद शैली मैम। जी मैम, थैंक यू। और हाँ, आपने बहुत ही एकदम ज्ञानवर्धक और सारगर्भित जो है व्याख्यान प्रस्तुत किया है, और निश्चित ही हमारे सभी जो विद्यार्थी हैं उनको बहुत अच्छे से समझ में आया है। और इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मैं पूरे अर्थशास्त्र विभाग और हमारे विद्यार्थियों की ओर से आपको। थैंक यू सो मच शैली मैम। थैंक यू। आगे भी आपका इस तरह से व्याख्यान सुनने का हमको मौका मिलता रहे, हम ऐसी कामना करते हैं और आशा करते हैं। तो थैंक यू सो मच शैली मैम। अमित सर, यदि कोई सूचना है तो और आप दे सकते हैं प्लीज। सूचना यही था कि जब ऑनलाइन कक्षाएं हो तो विद्यार्थियों को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए। मैंने जिसने सवाल पूछे हैं थे उसमें से विद्यार्थी जवाब नहीं दे रहा था, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। तो आगे से ध्यान रखिएगा कि ये तो समस्या है ही, और हम लोग हमेशा लगभग ये करते हैं। और मैं तो, मुझे लगता है सारे व्याख्यान के एंड में मैं ये बोलती भी हूँ बच्चों से कि भाई आप ठीक है, धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन सवाल लोग पूछना रिस्पॉन्स किया चाहिए। कीजिए। और यदि नहीं करते तो हम लोग थोड़े से हतोत्साहित होते हैं कि अब हम लोग किस तरह से और मेहनत करें करके। तो विद्यार्थियों के लिए प्लीज आप लोग गलत सही जो भी समझ में आता है वो बताएंगे, नहीं तो हमें समझ में कैसे आएगा कि आप तक कितनी बात पहुंची हमारी, है ना। तो मैं सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करती हूँ कि नेक्स्ट क्लास में आप लोग यदि सवाल पूछें, ये समझ में नहीं आता है तो वो भी पूछें। यदि सवाल गलत भी होगा तो आपको कुछ फांसी थोड़ी ना देने वाला है। हाँ बिल्कुल। सवाल पूछिए, गलती होगा तो हम बताएंगे कि आप इसे ऐसे पूछ सकते हैं। फिर भी आगे यहीं से समाप्त किया जाए, ठीक है। सही जी सर। थैंक यू सो मच अगेन मैम। थैंक यू, धन्यवाद मैम, धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम। धन्यवाद। ठीक है, तो